आफ्टरनून बैठिए बैठो। हेलो। तो एक्सरसाइज 2 में कुछ डिस्कशन करना है हमें। निकाल लीजिए एक्सरसाइज 2। एक्सरसाइज 2 के पार्ट 1 तो हो चुका है, उससे कुछ डाउट पूछना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 का 21। ये पूछा ना, क्या है सवाल? तो क्वेश्चन में ऐसा दिया है कि एसिडिफाइड वाटर जो है, जिस पोटेंशियल V पे रखा है, तो हर एक जो पानी की ड्रॉप बनेगी उसका पोटेंशियल V होगा, है ना। इक्वी पोटेंशियल होता है, तो हर ड्रॉप का पोटेंशियल V होगा। तो एक ड्रॉप के ऊपर चार्ज क्यू होगा, इसका रेडियस स्मॉल r, तो के क्यू बाय आर इज इक्वल टू वी। ये हमको पता लग गया। फिर ये जो ड्रॉप है इसमें गिरती जा रही है, और जिसमें गिरती जा रही है उसका रेडियस है ए, इसका रेडियस है ए। तो इसमें कितना वॉल्यूम आ गया? 2/3 पाई ए क्यू इज इक्वल टू एन नंबर ऑफ ड्रॉप, 4/3 पाई आर क्यू। एन नंबर की ड्रॉप मिलेंगी तब ये आधा भरेगा। तो यहां से जो वैल्यू हमारे पास आ रही है, ए क्यू अपॉन 2 इज इक्वल टू आर क्यू। एक इक्वेशन ये हो गई, इक्वेशन नंबर 2। एन ये रहा, इसके बगल में रखा हुआ। ठीक है। अब इसमें तो स्फेयर का पोटेंशियल कितना हो गया? तो स्फेयर के ऊपर चार्ज, अच्छा ये कंडक्टिंग स्फेयर है, तो जो भी चार्ज है वो सारा इस पे ऊपर आ जाएगा, है ना। अंदर का चार्ज सारा सरफेस पर आ जाएगा, तो इस पे टोटल चार्ज हो जाएगा एन क्यू। इसका पोटेंशियल हो जाएगा के एन क्यू अपॉन ए। अब उठाने बटा उठा पटक करने की बात है, कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 तो 20 सवाल जो है इसमें लिखा है कि टू यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग हेमिस्फेरिकल शेल, एच ऑफ चार्ज डेंसिटी सिग्मा कंप्लीट करती है एक दूसरी शेल के जिसकी रेडियस है r/2, और वो इक्विलिब्रियम में है। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी अंदर वाले की क्या होगी?
ऐसा करके हमको दे रखा है। तो अंदर वाले की सरफेस चार्ज डेंसिटी अपन सिग्मा 1 मान लेते हैं और बाहर वाले की सिग्मा 2 मान लेते हैं। ठीक है, अब बाहर वाले जो है ना, उसको वहीं ठहरना है, उसको नहीं जाना है, वहीं रहना है। तो इस जगह पर इसका एक छोटा सा टुकड़ा ले लें हम। अगर इसके छोटे से टुकड़े पर आने वाला इलेक्ट्रिक प्रेशर 0 हो जाए, अगर इलेक्ट्रिक प्रेशर 0 हो जाए तो इसके जाने की टेंडेंसी खत्म हो जाएगी। तो हम नहीं जानते हैं कि इलेक्ट्रिक प्रेशर क्या होता है, सिग्मा इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अदर, है ना। अदर में और भी लोग आ जाए तो उनका भी हिसाब लगाना पड़ता है। पिछले वाले सवाल में ऐसा नहीं था, जब क्लास में किया था अकेली शेल थी तो दो दो आ गई, तो अदर में दूसरा भी आ जाएगा। तो यहां पर आ जाएगा सिग्मा 2। अब देखो, कहने का मतलब ई ऑफ अदर जो है ना वो 0 होगा, तभी पी 0 होगा। ये जो अदर है इसको 0 होना है तो इसका मतलब इसको ई अदर 0 होना चाहिए। अब ई अदर क्या होता है, वो जो छोटा सा टुकड़ा हटा दिया ना, उसको छोड़ के बाकी सब का, इस छोटे से टुकड़े को छोड़ के बाकी सब, तो इसकी वजह से कितना होगा, तो ये तो पॉइंट चार्ज की तरह पूरे काम करेगा। इसका तो हो जाएगा के सिग्मा 1 इंटू 4 पाई, इसका जो भी रेडियस है R1 स्क्वायर, के क्यू अपॉन डिस्टेंस R2 स्क्वायर, के क्यू बाय R स्क्वायर। अब इसका अपन जानते हैं कि जितना पूरे का होता है उसका आधा अदर अदर का होता है, तो प्लस के पूरे का क्या होता है ये निकाल लेते हैं पहले, सिग्मा 1 इंटू 4 पाई R2 स्क्वायर, 1 क्यों 2 आएगा ना, अपॉन R2 स्क्वायर बाई 2, कर दो 0, है ना। फिर आ जाएगा आगे क्यू की टर्म्स में एक्सप्रेस कर देना, मैंने सिग्मा लिखा है, सिग्मा पूछा, सिग्मा की टर्म में बता देना, है ना। अब प्रश्न नंबर 26। अच्छा, 26वें प्रश्न में लिखा है, देखो क्या लिखा है। 26वें प्रश्न में ये लिखा है कि एक इलाका है जहां पर 4 लोग रहते हैं, मतलब कुछ इलाके में चार्ज फैला हुआ है और सेंटर पे एक पॉइंट चार्ज रखा हुआ है, सेंटर पर एक पॉइंट चार्ज, इसके अंदर की रेडियस ए और बी रेडियस हो गई। कहना ये चाहते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है उस इलाके में जो कि बीच में आता है वहां पर कांस्टेंट हो जाना चाहिए। तो होता कितना पहले निकालेंगे हम। इसकी जो डेंसिटी है वो हमको दे रखी है A/R, इस तरह की डेंसिटी है, हर कोई जानता है। क्या जानता है कि एक शेल का चार्ज तो यूनिफॉर्म ही होगा क्योंकि एक रेडियस पे एक ही डेंसिटी होगी। तो ये बहुत सारी शेल बन जाएंगी और सबका क्यू टोटल मिला के पॉइंट चार्ज आ जाएगा। तो आर डिस्टेंस का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा के क्यू इन अपॉन R स्क्वायर। क्यू इन की वैल्यू क्या होगी, क्यू प्लस, अब इसका तो मैंने को इंटीग्रेट करके निकालना पड़ेगा, A/R इंटू 4 पाई R स्क्वायर dr, कर दो ग्रेड। तो
आर ए से लेके आर तक, तो ये क्यू आ जाएगा 4 पाई ए आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2, तो 2 पाई ए आ जाएगा। तो यहां से आ गया 2 पाई ए आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो यहां से हमको पता लग गया 2 पाई ए तो कांस्टेंट आ गया, क्योंकि आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा। 2 पाई ए क्यू, के भी आएगा, के गुणा होगा, प्लस ये वाला टर्म कट गया तो ऐसा हो गया, फिर के क्यू माइनस 2 पाई ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड को आर से इंडिपेंडेंट होना है, तो जीरो से दोस्ती कर लेते हैं तो सब कुछ जीरो हो जाता है, सब कुछ बदल नहीं सकते, खत्म हो जाती है ना। न्यूमरेटर जीरो हो गया तो आर की शक्ति सारी नष्ट हो गई, आर कैसे बदलना चाहता है, बदल भी नहीं पाएगा वो, है ना। तो इसको जीरो कर दो आप, बस आर से इंडिपेंडेंट हो जाएगा। जीरो से बचना चाहिए भाई, सब कुछ नष्ट हो जाता। अभी इसमें ये हो गया कितना नंबर का, 26। पार्ट 1 में अब कोई नहीं रहा, पार्ट 2 में कोई, पार्ट 2 के 10वें प्रश्न में आने की बात है। ठीक है, 10वां प्रश्न देखते हैं हम। तो ये जो वैल्यू हमें मिलती है, ये किसी एक डायरेक्शन की इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मिलती है ना, एक डायरेक्शन की मिलती है ये। तो एक डायरेक्शन की मिलने से बाकी डायरेक्शन की तो टोटल मिला के होगी ना। तो E बराबर ई एक्स का स्क्वायर प्लस ई वाई का स्क्वायर प्लस ई जेड का स्क्वायर का रूट होता है। अगर एक की वैल्यू 20 तो बाकी कुछ भी तो हो सकती है, कम से कम 20 होगी, टोटल तो मिला के ज्यादा हो सकती है। और कुछ किसी 9 नंबर, which of the following quantity depend on the choice of zero potential and zero potential energy? इनमें से कौन सी बात इस बात पे निर्भर करेगी कि आपने जीरो कहां चुन रखा है। तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पर पोटेंशियल, तो किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल इस बात पर डिपेंड करेगा कि जीरो कहां पर है, क्योंकि जीरो के रेस्पेक्ट में उसको डिफाइन किया हुआ है। तो पोटेंशियल एक ऐसी क्वांटिटी है जो डिपेंड करती है। फिर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो चेंज में तो कांस्टेंट कट जाता है, चेंज जीरो मानने से फर्क नहीं पड़ता, डिफरेंस तो वही रहता है दो पॉइंट के बीच का, है ना। ऐसे ही दो चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी के साथ में भी ऐसा है, पोटेंशियल डिफरेंस में वैसा नहीं है। ठीक है, और बताइए। अब 17 नंबर पे आ जाए। देखो 17 में कुछ बात है, 17 एचसीवी का भी प्रश्न है ये, और उसमें आंसर कुछ और दिया है। क्या सच है क्या झूठ है, देखो। अगर कोई हमारे पास इनफाइनाइट शीट है तो उसकी वजह से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, सब जगह बराबर होता है। इसकी वजह से जो इसमें चार्ज आता है ऐसा आता है, इसकी वजह से इसमें फोर्स आता है Q इंटू ई, Q इंटू ई। फिर इधर वाली साइड में Q1 इंटू ई, और माइनस इधर की तरफ Q1 इंटू ई। कुल मिला के किसी एक पर देखोगे तो फोर्स तो जीरो लग रहा है, जितना एक तरफ चार्ज आएगा उतना दूसरी तरफ आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड तो एक ही जैसा है, तो ये अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा किसी को। इसकी वजह से इस पे जो फोर्स लग रहा है क्यू इधर और क्यू उधर, जीरो लग रहा है, इसने इस पे जीरो लगा, क्योंकि
डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रहा है, पास वाले पे ज्यादा नहीं लगा रहा है, पास वाले और दूर वाले पे बराबर ही लगा रहा है, क्योंकि इनफाइनाइट शीट का मामला है ना। ये वाली बात है बस, और ये आपस में तो अट्रैक्ट कर ही लेंगे माइनस प्लस। बोलो क्वेश्चन नंबर 10 पे जाएं। मे बी ग्रेटर देन 40। हाँ सच बात, ठीक है। यही तो दे रखा होगा। भाई 40 के बराबर बोल रहे हैं तो 40 से ज्यादा भी हो सकता है, हो ही सकता है, क्योंकि स्क्वायर करके ऐड होगा ना तो ज्यादा ही आएगा। तो ये तो सच्ची बात है, ठीक है। नहीं दिया तो लगा लेंगे, ठीक है। और अब 21 में आ जाए। 21 में क्या बात है देखो, क्वेश्चन नंबर 21, 21वां प्रश्न। ऐसा दे रखा है कि एक सॉलिड स्फीयर है जिसकी रेडियस आर, इसको वी नॉट पोटेंशियल से अपन ने चार्ज किया, ठीक है। तो सॉलिड स्फीयर को हमने चार्ज किया और इसका पोटेंशियल वी नॉट है, इसका मतलब के क्यू बाई आर इक्वल टू वी नॉट है। तो हम सॉलिड स्फीयर का फॉर्मूला जानते हैं पोटेंशियल का, के क्यू अपॉन 2 r³ 3r² माइनस r²। आर का वैल्यू 0 रखेंगे तो 3/2 के क्यू बाई आर होता है। सेंटर का पोटेंशियल जो है वो 3/2 के क्यू बाई आर, तो ये हो जाएगा 3/2 वी नॉट। तो अगर अपन इसका पोटेंशियल का ग्राफ बनाते हैं तो 3/2 वी नॉट से वी नॉट सरफेस तक आते आते फिर इसके बाद में ऐसे, ऐसा इसका ग्राफ होता है पोटेंशियल वर्सेस। तो क्वेश्चन में ये लिखा है कि 3/2 वी नॉट, 5/4 वी नॉट, 3/4 वी नॉट और वी नॉट बाय 4 हो जाएगा। अब बताइए और कोई प्रश्न। पार्ट 2 में अब कोई समस्या नहीं रही, अब पार्ट 3 के अंदर काफी सवाल तो इसमें डिस्कस ही हो चुके हैं। आखिरी सवाल, पार्ट 3 का आखिरी प्रश्न देखिए, बताते हैं। पार्ट 3 का आखिरी प्रश्न, ठीक है। प्रश्न नंबर 21, एक मेटलिक स्फीयर जिसकी रेडियस आर है, जिसको कट किया गया दो हिस्सों में, और along the plane whose minimum distance from the center is r/2, uniform charge density of this much। अरे वही इलेक्ट्रिक प्रेशर। आखिरी प्रश्न में क्या प्रश्न है, इसको हमने यहां से कट कर दिया, कट कर दिया तो इसके दो हिस्से हो गए। ये वाला हिस्सा जो है और फिर दूसरा हिस्सा ये है। तो इस पे फोर्स लगेगा प्रेशर इनटू प्रोजेक्टेड एरिया। ये डिस्टेंस है r/2, ये r, तो ये कितना हो जाएगा √3r/2। तो इस पे लगने वाला फोर्स हो जाएगा प्रेशर इनटू एरिया प्रोजेक्टेड। तो प्रेशर की वैल्यू तो सिग्मा चार्ज डेंसिटी होती है, तो सिग्मा स्क्वायर बाय 2h0 होता है। तो सिग्मा स्क्वायर बाय 2h0 तो हो गया प्रेशर,
प्रोजेक्टेड एरिया पाई इंटू √3/2 r²। इतने फोर्स से इधर जाना चाहता है, उतना ही हम लगा देंगे। तो आखिरी प्रश्न भी हो गया। अब पार्ट 4 का नंबर इतना ही दिया था। अच्छा, फिर कुछ डीपीपी वगैरह? ठीक है, दिन भर मैथ्स करते रहते हो, फिजिक्स में टाइम कम मिलता है। तो आगे बढ़ते हैं फिर। कंडक्टर की बातें हमने समाप्त कर दी थी, है ना। अब हम करना चाहते हैं अगला टॉपिक, डायपोल। अब डायपोल के बारे में जानेंगे हम। पहला पॉइंट, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। दो इक्वल और अपोजिट चार्ज जब दो इक्वल और अपोजिट चार्ज जब थोड़ी दूरी पर रहते हैं, मिल के रहते हैं, तो डायपोल बनाते हैं। प्लस और माइनस के चार्ज जो रहते हैं साथ साथ बहुत करीब, है ना, तो इनसे मिलके बनता है डायपोल। तो बात यह है कि संसार में डायपोल जो नेचर है, डोमिनेंट एक एटम जो है वो भी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज से मिलकर बना हुआ है, वो भी परिस्थितियों के अनुसार डायपोल नेचर शो कर देता है ना। हर एक व्यक्ति पॉजिटिव और नेगेटिव विचारों से भरा हुआ है, और वो भी डायपोल नेचर रहता है। वो सोचता है कि ऐसा होगा, फिर नहीं होगा, ये होगा वो होगा, है ना। ये दो विचार हर समय द्वंद में रहते हैं। ऐसे आइटम में प्लस भी माइनस भी रहता है। फिर डायपोल संसार के मेन विचारों में आ जाता है। एक तरह से ऐसी चीज है जो बहुत ज्यादा है, हर वस्तु हर एटम में मौजूद है। एक पर्टिकुलर एटम जो होता है उसके बारे में रदरफोर्ड ने हमें बताया कि अंदर प्लस का चार्ज जमा है, बाहर माइनस का चार्ज इतना जोर से घूमता है कि आज का जमाना इसे ये कहता है कि माइनस का तो एक स्फेयर पे जमा हुआ है, प्रोबेबिलिटी स्पेस की टर्म्स में बताया कि माइनस तो पूरे इस इलाके में भरा हुआ है ना। बहुत समय पहले, मतलब आज के हिसाब से तो बहुत समय पहले हो गया, और रदरफोर्ड के हिसाब से 10 साल पहले, है ना। तो 10 साल पहले जब पहला मॉडल आया था तो उसमें यह बताया गया था कि प्लस जो है सब जगह भरा हुआ है और माइनस ऐसे पड़ा हुआ है। सब जगह प्लस है, तरबूज के अंदर जैसे बीज है वैसे तो माइनस है, बाकी हिस्सा प्लस है। थॉमसन मॉडल का नाम सुना होगा, क्योंकि उन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, तो उन्होंने इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया हमें 1897 में, है ना।
दो मतलब 1900 में ये मॉडल है। तो मॉडल कैसे घूमता हुआ यहां से यहां पहुंचा, यहां से यहां पहुंच गया। उन्होंने कहा कि प्लस है, बीच में माइनस है। रदरफोर्ड पहुंचे तो उन्होंने बोला कि प्लस बीच में है, माइनस चक्कर खाता है। फिर आगे की थ्योरी बढ़ी तो वो कहते हैं कि प्लस बीच में है, माइनस सब जगह है प्रोबेबिलिटी स्पेस में। तो ये जैसे उसका उल्टा हो गया थॉमसन वाले का, है ना, वैसे से हो गया। तो ओवरऑल बाहर के लिए न्यूट्रल हो गया। अपना शेल का जो मॉडल होता है वो क्या करता है कि बाहर वाले पॉइंट के लिए वो एक पॉइंट चार्ज की तरह काम करता है। तो जहां पर प्लस है वहीं माइनस है। जब प्लस और माइनस एक ही जगह समा जाए तो उसको कहते हैं न्यूट्रलिटी। सारे नेगेटिव और पॉजिटिव विचार सब नष्ट हो जाए, अब जीवन में कोई इच्छा ना रहे, उसको कहते हैं न्यूट्रल। न कहीं घूमने का शौक, न कुछ और, बस ऐसे ध्यान धरे और कुछ ना करे, है ना। कोई उत्साह नहीं, कोई कुछ नहीं, है, कोई निराशा भी नहीं, दुखी भी नहीं, कोई सुख की इच्छा भी नहीं, इसको कह रहे हैं न्यूट्रल। प्लस माइनस मिल जाए न्यूट्रलिटी होती है। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाए, माने अड़ोसी पड़ोसी का प्रभाव, संसार में जब रहने लग जाते न्यूट्रलिटी खत्म हो जाती, लोग गाली बकने लग जाते अच्छे खासे लोग, है ना, क्योंकि लोग लड़ने झगड़ने पहुंचते थे। तो ये बेचारा एटम जो होता है एकदम प्लस माइनस जीरो होके बैठा हुआ है। इलेक्ट्रिक फील्ड आया ना तो उसने प्लस को धक्का मारा इधर, माइनस को धक्का मारा इधर, तो ये हो गए प्लस माइनस दूर दूर, बन गया डायपोल। तो ऐसे डायपोल बन जाता है एक एक एटम के अंदर। दूसरा रहा पानी का मॉलिक्यूल। तो हम पानी के मॉलिक्यूल में जानते हैं कि एक एक बड़ा एटम है और दो छोटे एटम है। हाइड्रोजन के एटम बेचारों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, वो भी दूसरे लोग छीन लेते हैं तो क्या करें, है ना। ये हाइड्रोजन के पास एक अकेला इलेक्ट्रॉन, ये ऑक्सीजन दादागिरी दिखाता है, अपने पास बुला लेता है। अब इनके पास प्लस हो गया, इधर माइनस हो गया, तो अब ये प्लस माइनस दूर दूर हो गए, दूर दूर हो गए, तो फिर यहां पर एक डायपोल बन गया, यहां पर एक डायपोल बन गया, ओवरऑल पानी डायपोल हो गया। तो ऐसे करके हम संसार में मॉलिक्यूल पे जब पहुंचते हैं, एटम पे बताया, फिर मॉलिक्यूल पे पहुंचते तो भी हमारे को मिल जाते हैं। तो हमने देखा कि है ना, प्लस माइनस जगह जगह कण कण में विद्यमान है, और उनके दूर होने की संभावना भी है, और है भी कई जगह। इसलिए लोगों ने सोचा कि इसको अलग से पढ़ते हैं, क्योंकि इसमें संसार भर के अंदर ही है, तो इसको अलग से पढ़ेंगे तो इसको संसार का और ज्ञान प्राप्त होगा, हमें हिसाब लगाना सीखेंगे दुनिया का। इसलिए चैप्टर के अंदर इसको अलग से स्थान दिया गया, क्योंकि ये बहुतायत में मिलता है। ठीक है। तो अब डायपोल में हमने कहा कि वेरी स्मॉल सेपरेशन। तो आपने कोई पानी का मॉलिक्यूल कभी देखा क्या? नहीं देखा। एक मॉलिक्यूल देखेंगे कैसे, है ना। पानी का एक मॉलिक्यूल कोई देखेगा तो कैसे देखेगा, है ना। अब उनके अंदर प्लस माइनस भी कह रहे हैं दूर दूर, जो दिख भी नहीं रहा है उसमें भी कुछ दूरियां हैं, और उस दूरियों का हिसाब लगा रहे हैं हम, है ना। तो वेरी स्मॉल सेपरेशन का मतलब समझ जाएंगे आप। जो मैंने बोर्ड पे एक डॉट बना दिया वो तो दिख रहा है ना। मैंने एक बोर्ड पे यहां पर एक डॉट बनाया, दिख रहा है ना सबको। इस डॉट को और छोटा करता जाऊं, उसके अंदर जो गैप है उसमें प्लस माइनस थोड़ा इधर उधर है ना, वो डायपोल है। प्लस माइनस का एकदम एक जगह पे नहीं होना, थोड़ा बहुत इधर उधर होना, डायपोल कहलाता है, डायपोल नेचर। ठीक है। तो पहला पॉइंट हो गया, दो इक्वल और अपोजिट चार्ज। तो यहां पर क्यू है, तो यहां माइनस क्यू है। अब इसमें कुछ क्वांटिटीज डिफाइन की जाती, तो दूसरे नंबर पे हम क्वांटिटी की बात करते हैं, जिसका नाम है डायपोल मोमेंट।
ये जो डायपोल मोमेंट है एक वेक्टर क्वांटिटी है और उसकी जो डायरेक्शन निर्धारित की गई है फिजिक्स और केमिस्ट्री में उल्टी उल्टी निर्धारित की गई है। फिजिक्स में माइनस से प्लस की तरफ होता है, केमिस्ट्री वाले प्लस से माइनस की तरफ बोलते हैं। आप कौन, ये तो मानने की बात है ना, अलग अलग रीति रिवाज है, जो मानना चाहे मान ले। तो एक्चुअली क्या होता है कि है ना, जो समझाता है वो जो मान लेता है फिर दुनिया वो मानने लग जाती। तो कोई अध्यापक, कोई वैज्ञानिक, कोई ऑथर जो दुनिया को सिखाता है वो कहता है कि मैं ऐसा मानता हूँ और इससे अच्छा समझ में आएगा, तो वो चीज फेमस हो जाती, फिर वैसे ही चलने लग जाती। तो वैसे तो केमिस्ट्री वाली बहुत सारी चीजें ना थोड़ी सिंपल करके फिजिक्स से सेटल कर देनी चाहिए। सेटल करेंगे तो केमिस्ट्री थोड़ी आसान हो सकती है। पर केमिस्ट्री वालों को फिजिक्स नहीं आती और फिजिक्स वालों को केमिस्ट्री नहीं आती, है ना। अब आती भी हो, हाँ, मतलब अगर आती भी हो तो फिर उसके बाद क्रिएटिविटी भी चाहिए ना, और भी तो चीज चाहिए। वो सब मिलाने के बाद फिर इच्छा चाहिए, एनर्जी चाहिए, सब मिला के फिर सेटलमेंट होगा कोई। अभी दूसरा पॉइंट इसका मैग्नीट्यूड। तो हमने एक क्वांटिटी डिफाइन किया डायपोल मोमेंट। यहाँ पर एक माइनस का चार्ज है, यहाँ पर एक प्लस का चार्ज है। ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, और इनके बीच का डिस्टेंस डी है। तो इसका जो डायपोल मोमेंट अपन इसको पी से लिखते हैं और इसकी वैल्यू क्यू इंटू डी है। अगर इसको दिखाना चाहें डायग्राम में तो ऐसे एरो से दिखाते हैं। ये हो गया डायपोल मोमेंट वेक्टर, जिसका मैग्नीट्यूड चार्ज इंटू डिस्टेंस, ठीक है। तो डायपोल मोमेंट वेक्टर क्या होता है ये देख लिया हमने। इसकी डायरेक्शन माइनस से प्लस की तरफ होती है। अगर हम बहुत सारे चार्ज के सिस्टम के लिए लिखना चाहते हैं, डायपोल मोमेंट इन वेक्टर फॉर्म अगर लिखना चाहते हैं तो ऐसा लिखते हैं। ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है हम ले लेते हैं। यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज का पोजीशन वेक्टर आर पॉजिटिव, नेगेटिव चार्ज का पोजीशन वेक्टर आर नेगेटिव। तो डायपोल मोमेंट वेक्टर को हम लिख सकते हैं क्यू समेशन ऑफ क्यू आई आर आई। पोजीशन वेक्टर को 4 से गुणा कर दें, है ना। जैसे मास मोमेंट था m इंटू आर, समेशन ऑफ m इंटू आर, एम आई आर आई, ये चार्ज मोमेंट हो गया, है ना। मास मोमेंट और चार्ज मोमेंट। अब इसके अंदर जैसे लिख के दिखाते हैं, तो पॉजिटिव चार्ज इंटू आर पॉजिटिव प्लस नेगेटिव चार्ज इंटू आर नेगेटिव, तो पॉजिटिव चार्ज कॉमन आ गया क्यों, तो आर पॉजिटिव माइनस आर नेगेटिव। तो आर पॉजिटिव माइनस आर नेगेटिव यानी कि कौन सा वेक्टर आ गया, ये वाला वेक्टर आ गया।
ये है आर पॉजिटिव माइनस आर नेगेटिव। आर नेगेटिव में ऐड करेंगे आर पॉजिटिव माइनस आर नेगेटिव, तो आर पॉजिटिव आ जाएगा। दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर इक्वल टू दिस वेक्टर। तो वही आगे जो डायरेक्शन के साथ अपने आप आ गया। बस इतना सा है कि समेशन ऑफ क्यू आई, व्हेन समेशन ऑफ क्यू आई इज जीरो, सारे चार्जेस का सम जीरो होगा, है ना। सारे चार्जेस का सम जीरो होगा तो सबका मिला के टोटल डाइपोल मोमेंट क्या आएगा बता देंगे, है ना। तो डाइपोल मोमेंट को मैंने वेक्टर फॉर्म में बता दिया। अब हम इस पे सवाल करना चाहते हैं, एक क्वेश्चन करना चाहते हैं। यहां तक आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। ठीक है, अच्छा कुछ रह गया। समझ समझ के लिखते हैं, बातें करते रहते हैं बाद में लिखते हैं। ओके, ये क्वेश्चन है। यहां पर है प्लस का 2q, यहां पर माइनस का q, यहां पर माइनस का q, ये डिस्टेंस l, ये डिस्टेंस l। अब इन तीन चार्ज पार्टिकल का डाइपोल मोमेंट निकालना है। फाइंड डाइपोल मोमेंट ऑफ थ्री चार्ज पार्टिकल सिस्टम। तीन चार्ज के पार्टिकल सिस्टम का डाइपोल मोमेंट निकालना है। फॉर्मूला लगाना कुछ रखा ही नहीं है, पहले रखो आंसर। देखो जरा इसका जवाब। तो डायपोल मोमेंट जो होता है समेशन ऑफ क्यू आई आर आई होता है। तो इसके अनुसार माइनस क्यू इंटू एल आई के, 2q इंटू जीरो माइनस क्यू इंटू एल जे के डिवाइडेड बाय कुछ भी नहीं, डिवाइडेड बाय 1 लिखने वाला था। अभी इसमें से कॉमन आ गया भाई, क्यू एल माइनस आई के माइनस जे के। अब इस डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड चाहिए अगर, तो √2 QL। डायरेक्शन चाहिए तो इस तरफ आ गया। आप ऐसा भी सोच सकते हो कि एक डाइपोल मोमेंट ऐसा हो गया QL, और एक डाइपोल मोमेंट ऐसा हो गया QL। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आया वो इस तरफ आ गया √2 QL, 45 डिग्री पर। ये इनका सम हो गया, है ना। जैसे कितने भी चार्ज सिस्टम दे रखा हो, सारा चार्ज का सम जीरो हो। बोलो कुछ कहना चाह रहे हो। 2q और माइनस के 2q,
तो इक्वल अपोजिट हुआ कि नहीं हुआ? 2q और माइनस के 2q, क्या कहते हो? नहीं है? है तो फिर हो गया ना। ओके, अब ये है कि पेयर वाइज बनाओगे तो ऐसे बन जाएंगे, है ना। डायपोल कहाँ है, तो ऐसे अलग अलग लोकेशन में दो दो पेयर से एक बना दो, एक इधर है एक इधर है, कुछ कह रहे हो? निकाल सकते, ठीक है, निकाल सकते। ये सवाल करो। ये प्लस और ये माइनस, इस पे जितना चार्ज है वो है लेमडा कूलम पर मीटर, माइनस लेमडा कूलम पर मीटर, और इसका रेडियस है आर। तो ये सब मिला के टोटल चार्ज तो जीरो है इसका। तो इस रिंग का डायपोल मोमेंट बताओ। हो गया? अब देखते हैं जवाब। जो हमको पता करना है, हम पता करते हैं। देखो कि कैसे करते हैं। यहां से थीटा एंगल पर डी थीटा एंगल से पेंट करने वाला एक छोटा सा हिस्सा लिया, ऐसा कैसा इधर भी ले लिया, थीटा पे डी थीटा। तो इधर तो प्लस का चार्ज है डी क्यू, लेमडा इंटू आर डी थीटा। इधर माइनस का चार्ज आया, माइनस डी क्यू माइनस लेमडा इंटू आर डी थीटा। बोले तो यहाँ का चार्ज है ये, यहाँ का ये, वहां का वो, इससे मिलकर बन जाता है
डायपोल। तो ये जो डायपोल है इसका वैल्यू होता है डी क्यू इंटू टू आर साइन थीटा। ये आर साइन थीटा हो गया, आर साइन थीटा हो गया, तो टू आर साइन थीटा हो गया। अब डी क्यू की वैल्यू है लेमडा इंटू आर डी थीटा और टू आर साइन थीटा। कर दें ग्रेड, इंटीग्रेट, तो ये आएगा पी टू लेमडा आर स्क्वायर साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा। माइनस कॉस थीटा आया, जीरो से पाई हमने बताया, तो फोर लेमडा आर स्क्वायर, क्या कहते हो, ये है। तो डायपोल मोमेंट की वैल्यू हमको मिल गई। कुछ कहना चाहते, कोई और चार्ज का पेयर बनाना चाहते हो, बना लो। विचार की जरूरत है, विचार तुम्हारे पास आया उसको आप पूरा करो, आगे बढ़ो, अपने विचार को श्रेष्ठ समझते हुए कर लो, है ना। एक विचार से बहुत आगे बढ़ जाती दुनिया। चार्ज को सेंटर ऑफ मास पे ले रहे हैं, सही बात, ठीक है। ये जो हमारा फॉर्मूला है डायपोल मोमेंट, वो है समेशन ऑफ क्यू आई आर आई, ठीक है, ऐसा फॉर्मूला होता है। अब इसमें से इसको तोड़ सकते हैं, समेशन ऑफ क्यू प्लस समेशन ऑफ क्यू प्लस इंटू आर प्लस आई वेक्टर, प्लस का चार्ज और प्लस के चार्ज का पोजीशन वेक्टर। फिर इसके बाद माइनस साइन, अब अपन ने माइनस वाले चार्ज का माइनस तो आगे ले लिया, अब उसका मैग्नीट्यूड आएगा, है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ माइनस चार्ज इंटू आर माइनस आई, ऐसे ही तो बनेगा फॉर्मूला। उसको दो में तोड़ दिया, इतना तो उसी डेफिनेशन को अलग ऐसे करके लिखा है। अब अगर अपन ऐसा मान लें कि चार्ज जो है वो प्रोपोर्शनल टू मास है ना, चार्ज ज्यादा तो मास ज्यादा, ऐसा प्रोपोर्शनलिटी ले लें, तो Q इज इक्वल टू एल्फा टाइम्स एम हो जाएगा, तो क्यू आई एल्फा टाइम्स एम आई हो जाएगा। तो ये जो P मैंने लिखा है इसको लिख सकता हूं समेशन ऑफ एल्फा टाइम एम आई आर प्लस आई माइनस, क्योंकि देखो प्लस के चार्ज के लिए तो आएगा, माइनस तो मास में होता नहीं है, पर अपन ने तो मॉड लेके लिख दिया, माइनस उधर ले लिया, तो मास अब फिर से लिख लेंगे, तो एल्फा टाइम्स एम आई आर माइनस आई। अब इसमें तो अल्फा तो कांस्टेंट आ गया, तो समेशन ऑफ एम आई आर आई, अल्फा कॉमन आ गया, समेशन ऑफ एम आई आर आई आर प्लस आई, फिर पूरे को ही बाहर ले लेते हैं, माइनस समेशन ऑफ एम आई आर माइनस आई। बात यहां तक पहुंच गई। समेशन ऑफ एम आई आर आई जो होता है एम इंटू आर सी एम हो गया, तो ये हो गया एल्फा एम पॉजिटिव, पॉजिटिव वालों का मास इंटू आर पॉजिटिव सी एम माइनस नेगेटिव वालों का मास
आर नेगेटिव सीएम, पॉजिटिव सीएम और नेगेटिव सीएम, है ना। अब ये वाली इक्वेशन है हमारे पास, समेशन ऑफ क्यू आई, अल्फा कॉमन आ गया, समेशन ऑफ एम आई, है ना। तो समेशन ऑफ एम आई हो गया एम पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा क्यू पॉजिटिव टोटल, टोटल क्यू पॉजिटिव अपॉन अल्फा। तो एम पॉजिटिव को लिख सकते हैं क्यू पॉजिटिव अपॉन अल्फा, फिर अल्फा चला जाएगा, और क्यू पॉजिटिव जितना है उतना ही क्यू नेगेटिव का मैग्नीट्यूड है, तो क्यू कॉमन आ जाएगा। तो फाइनली क्या आ गया, क्यू कॉमन आ गया, आर पॉजिटिव सीएम माइनस आर नेगेटिव सीएम। तो सारा पॉजिटिव का चार्ज, मान लो ये पॉजिटिव चार्ज ही है, तो टोटल पॉजिटिव वाला कितना चार्ज है ये पता करो, और पॉजिटिव का जो सीएम है और जो नेगेटिव का सीएम है वहां पर चार्ज को रख करके निकाल लो। जैसे कि इस क्वेश्चन में हमारी जो रिंग है उसमें आधी रिंग पॉजिटिव है और आधी रिंग नेगेटिव है, तो ये जो पॉजिटिव वाला हिस्सा है इसका चार्ज आएगा लेमडा इंटू पाई आर, और वो जो नेगेटिव वाला हिस्सा है उसका चार्ज आएगा माइनस लेमडा इंटू पाई आर, और इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ से 2r/पाई होता है, तो इसका सेंटर ऑफ मास इधर 2r/पाई, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हो गया 4r/पाई। तो मैं ये डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है चार्ज इंटू डिस्टेंस, 4r/पाई, तो 4 लेमडा आर स्क्वायर, ठीक है। तो ऐसा समझ में आया कि है ना, सेंटर ऑफ चार्ज जैसा कुछ हो गया, क्योंकि फॉर्मूला सेंटर ऑफ मास से मेल खाता था, एम आई आर आई और क्यू आई आर आई, इसलिए यहाँ पे सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट चल रहा है, वरना ऐसा कोई कॉन्सेप्ट होता नहीं। सेंटर ऑफ मास जैसी कोई चीज होती तो सारे ऑब्जेक्ट को अपन, रिंग को डिस्क को सबको पार्टिकल बना बना के जल्दी से लिख लेते, फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हिसाब ही क्या का है, ऐसा कर नहीं सकते हैं, पर यहाँ पर हो रहा है इसलिए ऐसा कर लिया हमने, ठीक है। अब इस अब इस बात पर एक सवाल और कर लेते हैं, है ना। हो गया ना। सॉलिड स्फीयर दिया हुआ है, जो प्लस प्लस इस तरफ और माइनस माइनस इस तरफ, इस सॉलिड स्फीयर का रेडियस आर है, इधर क्यू का चार्ज है, इधर माइनस क्यू चार्ज। अच्छा क्यू क्यों देता हूं मैं, क्यों नहीं दूंगा मैं, इसकी डेंसिटी रो है और इसकी माइनस रो है, तो आपको निकालना है फाइंड डायपोल मोमेंट। हम्म,
हाँ निश्चित ही नॉन कंडक्टिंग होगा तभी ऐसा होगा, डेंसिटी तभी आएगी। कंडक्टिंग में तो ठहरता नहीं है ना अंदर। इसको तो मुझे लगता है कोई तुरंत ही लिख देगा खटाखट, जिसको सेंटर ऑफ मास याद होगा। नहीं होगा याद तो बैठा रहेगा। कुछ लोग कहते हैं कि याद नहीं होता, मैं डिराइव कर लेता हूँ। करो भी कि मैं डिराइव भी नहीं कर पाता हूँ, याद भी नहीं रहता है, याद करता भी नहीं हूँ, डिराइव भी कर नहीं पाता हूँ, पर मैं सेलेक्ट होना चाहता हूँ। चलो भाई, हो गया सवाल। ये जो सॉलिड हेमिस्फेयर होता है, सॉलिड हेमिस्फेयर, उसका सेंटर ऑफ मास 3r/8 पर होता है। 3r/8 पर पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाएगा। 3r/8 पर नेगेटिव चार्ज इधर आ जाएगा, और इसकी वैल्यू रो इंटू 2/3 πr³ माइनस रो इंटू 2/3 πr³। तो डायपोल मोमेंट आ गया रो इंटू 2/3 πr³ इंटू 3r/4। πr³। ठीक है। अब इसके आगे बढ़ते हैं, सब हो गया है ना। ये लो। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल। डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड देखना चाहते हैं हम। तो यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज है और यहां पर एक नेगेटिव चार्ज है। इन दोनों के जो बीच का डिस्टेंस है वो है 2a। इसका चार्ज है q और इसका चार्ज है -q। तो हम इसकी वजह से, ऐसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से स्पेस के किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं, तो उसको हम कैसे करते हैं देखो। सबसे पहले इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन के ऊपर ही पता करना चाहेंगे। पूरी दुनिया में पता करने की बजाय पहले घर में पता करते, इजी वाला केस पता करते मतलब, है ना। तो यहां पर मुझे पता करना है, तो इसको अपन कहते हैं एक्सिस ऑफ डायपोल। ये कहलाती है एक्सिस ऑफ डायपोल। यहां का कोई पॉइंट लोकेट करेंगे तो इसके सेंटर से अपन उसको r डिस्टेंस पे दिखा देंगे। तो उस जगह पे आने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड का सम होगा, KQ/r-a² प्लस K-Q/r+a²। इस तरह से उस जगह के इलेक्ट्रिक फील्ड को लिख लिया जाएगा।
तो इनमें से के क्यू कॉमन आ गया, आर प्लस ए का स्क्वायर माइनस आर माइनस ए का स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ऐसा हो गया। अब इसको ओपन करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी के क्यू इंटू 4AR अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ऐसा है। अब लोग कहते हैं कि आर बहुत बड़ा होता है, ए तो बहुत छोटा होता है, छोटे को छोड़ देते हैं बड़े के रेस्पेक्ट में। हाँ ना, बड़े का सम्मान करने के लिए छोटे को त्याग देते हैं। आर बहुत बड़ा है, ए को छोड़ दो। आर का पावर 4 आ गया, एक आर ऊपर, आर का पावर 3 आ गया। ये परिस्थिति लगाने पर 2k क्यू इंटू 2a डिवाइडेड बाय आर क्यू ऐसा आ गया। अगर आर बहुत बड़ा है तो ये सिंप्लीफाई करने से ऐसा आ गया, क्यू इंटू 2a इसका डाइपोल मोमेंट हो जाएगा। तो इसका मतलब हो गया 2kp अपॉन आर क्यू, क्योंकि इसकी जो डायरेक्शन आ रही है इलेक्ट्रिक फील्ड की वो इधर आ रही है, वो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन में आ रही है। तो हम ये लिख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस के ऊपर है हमारा, वो 2kp वेक्टर, p वेक्टर लिख लेते हैं ऑन आर क्यू। तो एक्सिस के पॉइंट पर उन दोनों के बीच में मत चले जाना, वो तो जगह बहुत कम है ना यहाँ पर। तो इन दोनों से काफी दूर डिस्टेंस के ऊपर उस फॉर्मूले से लिख लेंगे 2kp बाय आर क्यू। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड एक डायपोल की वजह से उसकी एक्सिस के पॉइंट पर, जो कि रिलेटिवली ज्यादा दूर है जितना उन दोनों चार्जेस के डिस्टेंस। ठीक है। तो पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड 1/r² से घटता है, डायपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड 1/r³ से घट रहा है, जैसे कि दिख रहा है। अब दूसरा नंबर इस लाइन पर आता है। इस लाइन को अपन एक्सिस बोलते हैं, तो इसको फिर इक्वेटोरियल लाइन। एक्सिस और इक्वेटर ऐसा ही, जैसे धरती के पोल के एक्सिस से फिर उसके परपेंडिकुलर इक्वेटर होता है, ऐसे यहां पर भी होगा, है ना, इक्वेटोरियल प्लेन। वैसे तो प्लेन बनेगा ही, 3D में जाएंगे तो प्लेन बनेगा, डायग्राम में लाइन दिख रही है इसलिए लाइन बोल लिया, है ना। इसी पेपर के पेज में जाएंगे तो अपन इस लाइन के ऊपर मालूम करना चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो होगा भाई कुछ तो यहाँ पर इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से होगा ई पॉजिटिव, इस नेगेटिव चार्ज की वजह से होगा ई नेगेटिव। ई पॉजिटिव ई नेगेटिव। अब ये हमने कहाँ पे पॉइंट लिया, इसका दूरी वूरी कुछ हिसाब तो होगा, है ना। इसके सेंटर से r डिस्टेंस दूर, सेंटर से r डिस्टेंस दूरी पर अगर हमने कोई पॉइंट लिया है और वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं हम, तो ये दोनों का सम लिख देंगे टोटल। तो इक्वेटोरियल लाइन पे आने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड ई इक्वेटोरियल, तो ये वाला एंगल थीटा ले हम, थीटा थीटा हो गया, 2e cos थीटा आ जाएगा, वैल्यू रख देते हैं।
तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज का होता है के क्यू ऑन ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ए स्क्वायर और आर स्क्वायर का सम ये वाला आ गया, इसका स्क्वायर। ये इसकी वजह से आ गया, ऐसा डबल कर दिया। कॉस थीटा और रखना है, कॉस थीटा आ जाएगा ए अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब यहां से बन गया के क्यू इंटू टू ए अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। अब लोग कहते हैं कि आर बहुत बड़ा होता है, ए तो बहुत छोटा होता ही होता है, छोटे को छोड़ दिया जाए। के पी अपॉन आर क्यू। कोई भोला बच्चा बोलेगा ए तो ऊपर भी है, वहां क्यों नहीं छोड़ा है? छोटे को जोड़ने में छोड़ देते हैं, गुणा करने में थोड़ी छोड़ते हैं। गुणा करने में तो बहुत चेंज कर देता है, हाँ ना। और गुणा करने में तो हिसाब ही बिगड़ जाएगा अगर उसको नेग्लेक्ट कर दो। वन को नेग्लेक्ट कर सकते हो, वन से हिसाब नहीं बिगड़ता, वन से गुणा कर लो। वन तो हर एक के पास रहता है ना। तो वन जो है मल्टीप्लाइड रहता है हर एक नंबर में। अच्छा देखो, डायरेक्शन के संबंध में बात करना चाहते हैं। हमारा डायपोल मोमेंट वेक्टर तो था इस तरफ, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो मिला हमको, मिला किस तरफ? मिला इस तरफ, इधर है जो कि उल्टा है। तो यहां पर इसके अंदर वेक्टर लगाया, यहाँ माइनस का चिन्ह लगाया। ऐसे फॉर्मूले पर फॉर्मूले तैयार हो रहे हैं, और कोई सोचता है मुझे याद नहीं होता, तो वो तो डिराइव कर ही लेगा, है ना। तो 2 kp/r³ माइनस kp/r³, ये हमने अभी 2 पॉइंट पर बताया, तो सारे पॉइंट बताने हैं। तो किसी जनरल पॉइंट पे कैसे बताएं, अगले पेज में बताएं, देखना जरा। डायपोल पर भी आईआईटी में क्या बोलूं, बोर्ड का नाम लेना चाह रहा था मैं, बोर्ड में क्वेश्चन आता रहता है। तो आप लोगों ने कोई बोर्ड का पेपर देखा क्या? कितने विद्यार्थियों ने इस साल जो बोर्ड हुआ था उसका टेस्ट पेपर देखा फिजिक्स का? इस साल का नहीं देखा? भैया लोग मिले नहीं क्या? ले और ऐसे मोबाइल में फोटो खींचो, ले जाओ भैया, है ना। फिर देखते रहना कभी। ओरिजिनल पेपर को देखने का अलग एहसास होता है, किताब किताब में छपने से अलग दिखता है। पेपर पेज कैसा दिखता है, कितने पन्ने होते हैं, क्या इंस्ट्रक्शन लिखा होता है, नहीं डिटेल मिलता है देखने से, है ना। तो वो थोड़ा सा अजनबी पन्ने लगता है जब देने जाते तब, नहीं तो उसको उसके पन्ने वन्ने देख के डरने लग जाते लोग, इतना सारा है क्या, कैसे लिखूंगा मैं, है ना। और आजकल तो लिखने आदत भूल के बच्चे लोग, कोरोना वाले जो बच्चे हैं, ऑनलाइन पढ़ाई किया ना, ऑनलाइन हो गया वो सब, ऑफलाइन में आउट हो रहे सब। तो अभी इसमें मैं दूसरे पेज पे जा रहा हूँ, अगला इसका हिसाब बता रहा हूँ। ये नेगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज। अब किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता है हिसाब, हम जानते हैं कि प्लस से माइनस की तरफ जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसा होता है।
तो प्लस और माइनस के चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड स्पेस में कैसे दिखता है वो चित्र दिखाया हमने। अब हम क्या चाहते हैं, किसी जनरल पॉइंट पे निकालना चाहते हैं। तो सेंटर से लेके हमने किसी पॉइंट पर जो कि यहां से थीटा एंगल पर आता है वहां इलेक्ट्रिक फील्ड जानने का प्रयास किया, जो कि यहां से आर डिस्टेंस के ऊपर है। तो हम तो ये जानते हैं कि यहाँ का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तो ऐसा है। ये जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है ये इसके साथ में कोई फाई एंगल बना रहा है पोजीशन वेक्टर के साथ। टोटल इसका एक्स एक्सिस के साथ में एंगल थीटा प्लस फाई हो जाएगा। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम जो जानना चाहते हैं, निकालना चाहते हैं, कैसे निकालते हैं, हम इसका डायग्राम ऐसे बनाते हैं कि डायपोल हो गया P और इसकी वजह से थीटा एंगल पर आर डिस्टेंस पर, थीटा एंगल पर आर डिस्टेंस, वो जो पॉइंट है वहां पर पता करना है हमको इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पता करने के लिए हमने क्या किया, हमने किया जिस पॉइंट पे पता करना था वो पॉइंट तो इधर ही था, क्योंकि डायपोल एक वेक्टर क्वांटिटी, इसके दो टुकड़े कर दिए, P cos थीटा और P sin थीटा। तो एक P के दो टुकड़े हो गए, P cos थीटा P sin थीटा। अब वो पॉइंट एक का तो इक्वेटोरियल लाइन का हो गया और एक का तो एक्सिस का हो गया। जिसके लिए एक्सिस का पॉइंट हो गया उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला तो हर कोई जानता है, 2kp cos थीटा, 2kp cos थीटा अपॉन आर क्यूब। और जो दूसरा वाला है इक्वेटोरियल लाइन, उसकी वजह से आएगा इस तरफ kp cos थीटा sin थीटा अपॉन आर क्यूब। इस वाले का डायपोल मोमेंट sin थीटा है, p sin थीटा, तो kp sin थीटा अपॉन आर क्यूब। अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो हमारा इंटरेस्ट है। ये नेट ई जो है कितना है, इसका एंगल कितना है फाई। तो जो ई की वैल्यू आएगी kp sin थीटा अपॉन आर क्यूब का होल स्क्वायर प्लस 2kp cos थीटा अपॉन आर क्यूब का होल स्क्वायर। तो यहां से हमको मिलेगा kp बाय आर क्यूब अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा हो गया। ये किसी थीटा एंगल पर हो गया, ई एट एंगल थीटा, थीटा एंगल पर ई आर डिस्टेंस के ऊपर। अब उसका टेन फाई निकालना चाहते हैं कि एंगल कितना होगा। तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर kp sin थीटा अपॉन आर क्यूब डिवाइडेड बाय 2kp cos थीटा अपॉन आर क्यूब। तो ये आ गया अपने पास टेन थीटा अपॉन 2, टेन फाई इज इक्वल टू टेन थीटा बाई 2, है ना। टेन फाई टेन थीटा बाई 2 के बराबर आ गया। ये फाई क्या है, इस रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का आर के साथ एंगल है। डायपोल के साथ तो ये थीटा प्लस फाई, जैसा कि उधर वाले चित्र में दिख रहा है वो, है ना। इधर दिखाई दे रहा है, वो इधर अलग करके दिखाया। तो डायपोल के इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बोर्ड में शायद आता रहता है, डिराइव कीजिए डायपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी एक्सिस के ऊपर
तो उसका जो डेरिवेशन है इस वाले का, थीटा एंगल वाले का, एनसीईआरटी में कुछ और तरह से दिया हुआ है। देखना है कि कैसे दिया हुआ है, क्योंकि वो तो वैसे एग्जाम में आ सकता है ना। नहीं नहीं, दोनों से आंसर बराबर आएगा, है ना। ठीक है, बात क्लियर हो गई। अगले पेज पे जाना चाहते हैं हम। हो गया भाई। अब आता है नंबर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डायपोल, डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिखना चाहते हैं। के बीच का डिस्टेंस है 2a, और उनके सेंटर से हम r डिस्टेंस दूर एक्सिस के किसी पॉइंट पर लिखना चाहते हैं पोटेंशियल। तो पोटेंशियल हो जाएगा v क्यू की वजह से और v माइनस क्यू की वजह से। तो q की वजह से क्या होगा, के क्यू अपॉन r माइनस ए, और k माइनस क्यू अपॉन r प्लस ए। तो यहां से आ गया के क्यू r प्लस ए माइनस r माइनस ए डिवाइडेड बाय r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो v इज इक्वल टू के क्यू इंटू 2a डिवाइडेड बाय r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। फिर वही शर्तें लागू, r बहुत बड़ा है, ए बहुत छोटा, तो ये आ गया के पी बाय आर स्क्वायर एक्सिस के ऊपर, एक्सिस के ऊपर r डिस्टेंस पर फॉर्मूला आया के पी बाय आर स्क्वायर। अच्छा देखो, ये तो अपन ने राइट साइड में लिया तो ऐसा है, लेफ्ट साइड में लेंगे तो माइनस वाले से डिस्टेंस छोटा होगा, तो वहां माइनस का आ जाएगा। राइट साइड में पॉजिटिव है तो लेफ्ट साइड में नेगेटिव है, क्योंकि डायपोल का जो इक्वेटोरियल लाइन पे तो जीरो ही आएगा, उसमें क्या बताना है। इक्वेटोरियल लाइन पे तो इक्वल डिस्टेंस है दोनों से, जो इसका डिस्टेंस जो इसका डिस्टेंस, तो इक्वेटोरियल लाइन का तो जीरो आ गया। एक्सिस पे इतना आ गया, इक्वेटोरियल लाइन पे जीरो आ गया। इक्वेटोरियल लाइन के इस तरफ सभी पॉइंट पर v जीरो से बड़ा है, इस इक्वेटोरियल लाइन के इस तरफ सभी पॉइंट का पोटेंशियल जीरो से छोटा है ना। पोटेंशियल जीरो से छोटा होगा, इक्वेटोरियल लाइन पे जीरो होगा, इक्वेटोरियल प्लेन पर जीरो होगा, ऐसा हम कह रहे हैं। अब बात यह है कि हम तो लिखना चाहते हैं डायपोल की वजह से पोटेंशियल कहीं भी, सिर्फ एक्सिस ही नहीं, कहीं भी लिखना चाहते हैं, लिख दो, ठीक है। तो डायपोल की वजह से किसी भी पॉइंट पे लिखना चाहते हैं तो इसका इक्विवेलेंट सिस्टम बना देंगे। क्या बना देंगे, डायपोल के टुकड़े कर देंगे, पी कॉस थीटा, पी साइन थीटा
और वो जो एक्सिस का पॉइंट है उसको हम देखेंगे। तो अब इसका जो टोटल ई लिखना चाहते हैं हम, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, ई कहां से लिखना है, वी लिखना चाहते हैं, तो वी लिखना चाहते हैं तो एक का तो जीरो ही हो गया, तो के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर हो गया। इस फॉर्मूले से एक्सिस का पॉइंट जिसके लिए वो कॉस थीटा वाला है उसकी वजह से तो आ गया, और जो उस इक्वेटर वाला उसका तो जीरो हो गया। अब ये सभी पॉइंट का एक ही फॉर्मूला लिखना चाहते हैं, इतने सारे पॉइंट के फॉर्मूले बनाना नहीं चाहते, तो के वेक्टर पी डॉट आर अपॉन आर क्यूब, ठीक है, के वेक्टर पी डॉट आर अपॉन आर क्यूब, ठीक है कि नहीं, सही बात है। अब इसमें आप देख लो सारे आ जाएंगे, परपेंडिकुलर होगा ना इक्वेटोरियल लाइन, तो डॉट प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा, और जब थीटा 90 से बड़ा होगा अपने आप नेगेटिव हो जाएगा, 90 से छोटा तो अपने आप पॉजिटिव होगा। सारे पॉइंट की वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है, तो बस अपन को एक फॉर्मूला एक ही याद रखना पोटेंशियल का, इससे सब जगह का आ जाएगा, है ना। तो डायपोल की वजह से पोटेंशियल देखा, डायपोल की वजह से फील्ड देखा। अब डायपोल को देखते हैं, डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, डायपोल जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रहता है तो क्या होता है, ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड एक जैसा होता है मैग्नीट्यूड वाइज, डायरेक्शन वाइज। अगर आपने इसमें कोई भी डायपोल लिया तो जो डायपोल होता है प्लस और माइनस के चार्ज से मिलके बनता है, जितना प्लस का चार्ज होता है उतना ही माइनस का चार्ज होता है, तो उस पर फोर्स आ जाता है Q इंटू ई, और इस पर फोर्स आ जाता है Q इंटू ई। तो हम ये कह सकते हैं पहला पॉइंट तो नेट फोर्स ऑन डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज जीरो। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डायपोल को रखोगे तो नेट फोर्स हमेशा जीरो आएगा। नेट फोर्स जीरो आने का मतलब होता है सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन जीरो, यानी अगर आपने डायपोल को फेंक दिया इलेक्ट्रिक फील्ड में तो उसका सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट वेलोसिटी चलेगा। सेंटर ऑफ मास, देखो चार्ज दोनों बराबर है तो जरूरी नहीं कि मास बराबर हो, जैसे ऑक्सीजन के ऊपर माइनस का चार्ज और हाइड्रोजन पे प्लस का चार्ज, तो उसका प्लस और माइनस का चार्ज तो इक्वल अपोजिट है ना, परंतु एक का मास ज्यादा है तो सेंटर ऑफ मास कहीं इधर उधर हो सकता है। तो अगर ये प्लस और माइनस का है, इसका कोई सीएम होगा, यहां पर मान लेते हैं सीएम यहां पर है, अगर मान लिया कि सीएम यहां पर है तो ये सीएम अपने घर से चलेगा नहीं क्योंकि फोर्स जीरो है, रोक दिया तो ये नहीं, ये पॉइंट नहीं हिल सकता है अगर रुका हुआ। फोर्स तो जीरो है पर टॉर्क जीरो नहीं है। टॉर्क की वैल्यू देखो क्या आती है किसी थीटा एंगल पर, तो उस केस में फिर अगर इनके बीच का डिस्टेंस एल मान लेते हैं एक बार, ये डिस्टेंस ए क्यू और ये माइनस क्यू है, तो इस पे टॉर्क आएगा। टॉर्क का कैलकुलेशन कर रहे हैं हम, तो क्यू ई इंटू एल साइन थीटा, कपल का टॉर्क होता है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के बीच का जो डिस्टेंस है एल साइन थीटा, फोर्स इंटू दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होता है। अब हम ये जानते हैं Q इंटू एल इंटू
ई साइन थीटा, तो ये हो गया पी ई साइन थीटा, वेक्टर पी क्रॉस ई, टॉर्क का फॉर्मूला हो गया पी क्रॉस ई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे डायपोल पर आता है टॉर्क पी क्रॉस ई। ये जीरो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। कब तो जीरो होता है, कब तो नहीं होता है। देखो जरा, जैसे मान लो कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर हमने एक डायपोल को ऐसे रख दिया तो इस पोजीशन में फोर्स तो जीरो है ही, और भी जीरो है, और इसको अगर अपन डिस्टर्ब करेंगे तो ये वापस सीधा हो जाएगा ऐसे, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज को उधर खींचेंगे, नेगेटिव चार्ज को इधर खींचेंगे, तो ये ऐसे होगा, तो यूं हो जाएगा वापस। तो इस तरह का इक्विलिब्रियम जिसको डिस्टर्ब करने से वापस वैसा हो जाता है, इसको कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है। और इसका उल्टा रख देंगे ऐसे, तो फोर्स तो इसमें भी जीरो है, टॉर्क तो इसमें भी जीरो है, और ये अनस्टेबल है। और ये जो स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है, अगर उसे थोड़ा सा डिस्टर्ब करते हैं, फॉर स्मॉल थीटा, टॉर्क का एक्सप्रेशन हो जाएगा पी थीटा, साइन थीटा की जगह थीटा आ जाएगा। तो इससे पता लग गया ये तो एंगुलर एसएचएम का केस आ गया। इसका मतलब हो गया ये एंगुलर एसएचएम। अगर एंगुलर एसएचएम का पता लग गया तो इसके ऑसिलेशन का टाइम पीरियड पता लग जाएगा, 2 पाई अंडर रूट ऑफ ICM डिवाइडेड बाय ई। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डायपोल किसी एंगल पर रखा होगा तो वो अपने आप को अलाइन करने की कोशिश करेगा, उसमें उसके पास एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगी, फिर वो दूसरी तरफ चला जाएगा। तो ये सेंटर ऑफ मास के अबाउट ऐसे घूमता हुआ ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगा ये, उसका टाइम पीरियड ये है। ठीक है, ये जो डायपोल होता है इसको घुमाने में हमें खर्चा करना पड़ता है, क्योंकि फोर्स जीरो है ना, तो डायपोल को ऐसे छोड़ देंगे तो डायपोल कांस्टेंट वेलोसिटी चलेगा। डायपोल को इधर से उधर ले जाने में कोई खर्चा नहीं लगता है, ऐसे चला के छोड़ देंगे, बगल में ऐसे चलते रहेंगे, डायपोल चलता रहेगा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, क्योंकि क्यू ई कैंसिल हो रहे हैं, है ना। पर इसको घुमाने में वर्क करना पड़ता है। घुमाने में कितना वर्क करना पड़ता है, तो एक्सटर्नल टॉर्क इंटू डी थीटा, और एक्सटर्नल टॉर्क उतना ही लगाना पड़ेगा जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा है, तो क्यू ई साइन थीटा इंटू डी थीटा कर दें ग्रेड, 0 से थीटा, या बिना बिना उसके कहते हैं ना, जो हमने वर्क किया एक्सटर्नल ने वो पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो गया। तो यहां से पोटेंशियल एनर्जी आ गई। पीई साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, क्यूई मतलब क्यूई साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा। अब मैंने एक चीज कोई छूट रही है इसमें, वो क्यू नहीं था पी था, इसीलिए तो गड़बड़ लग रहा था। लोग कहेंगे थोड़ा ही तो फर्क है पी और क्यू में, अंग्रेजी में पी के बाद क्यू आता है, पी का मुंह इधर है तो क्यू का मुंह उधर है, इतना सही तो फर्क है।
इससे मेरा गलत हो गया बोल रहे हैं। अब ये जो फॉर्मूला बन रहा है ना, बन रहा है, कानून कहता है कांस्टेंट लगाओ, हम कांस्टेंट को भगा देते, लगा के भगा देते। पहले लगाते फिर बोलते हैं कि थीटा जब 90 होगा तो उस समय 0 मान लेते हैं यू, तो सी 0 हो जाता है। तो फाइनली ये बताओ फॉर्मूला क्या याद करना है, और तो बहुत कुछ जाता है, ये याद कर लो भाई। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे डायपोल के पास होती है पोटेंशियल एनर्जी माइनस पी डॉट ई, और उतना करता है टॉर्क, करता है एंगुलर रेजिस्टेंस। अच्छा, ये जो डायपोल होता है हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन करना चाहता है, और उसका एक टाइम पीरियड भी है। तो इसमें क्या होता है कि ये जो एटम्स के अंदर कोई भी सब्सटेंस जो होता है ऐसे स्ट्रक्चर बना होता है, उसमें अंदर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज उसको डिस्टर्ब करते हैं, तो उसमें ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी होती है। या हम कह सकते हैं कि सभी चीजें जो बनी है भोजन के लिए, उसके अंदर पानी होता है काफी मात्रा में। जैसे आदमी में खुद में ही टोटल 70% पानी है ना, आदमी टोटल 70% पानी है ऐसे बोलते हैं। पृथ्वी पे कितना परसेंट पानी है, वो भी 70%। तो ऐसे हर चीज में फिर 70% आ जाएगा, सब्जी में भी आ जाएगा, है ना। भोजन के अंदर जो पानी होता है उसमें डायपोल नेचर होता है, तो भोजन पकाने में इलेक्ट्रिक फील्ड का इस्तेमाल किया जाता है। तो पानी का मॉलिक्यूल जब डिस्टर्ब करते हैं, और उसके ऑसिलेट करने की एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है, जो उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है, हम उसी फ्रीक्वेंसी का इलेक्ट्रिक फील्ड लेके लाते हैं और उसको ऐसे ऑसिलेट कराते हैं। ऐसा करने से डायपोल एक बार इधर घूमता है, एक बार उधर जाता है, एक बार इधर जाता है, एक बार उधर जाता है, एक बार इधर जाता है। तो ऐसे बार बार ऐसे करेंगे तो आदमी गर्म हो जाता है, भोजन गर्म हो जाता है ना। तो जो पानी का कंटेंट है वो पानी के मॉलिक्यूल में एक्सरसाइज करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं ना। तो बोले कितनी बार करते हैं कि 1 सेकंड में 10 लाख बार, तो खाना तो झट से गर्म हो जाएगा। तो माइक्रोवेव ओवन, जब हम खाना पकाते हैं 15 सेकंड, खाना तैयार, ये लो 1 मिनट, गर्म हो गई सब्जी, है ना। तो ये गर्म करने के तरीके में डायपोल का इस्तेमाल कर लिया ना। क्या क्या सोच लेते लोग, क्या क्या बना देते, फिर लोग क्या क्या खरीद लेते। यही तो इंजीनियर लोगों का काम है। छोटी सी बात को क्या पकड़ा, कुछ बना दिया और कंपनी खड़ी कर दी, माइक्रोवेव ओवन की कंपनी चालू हो गई, है ना। कि ऐसा ऐसा होता है तो मैं इसका ऐसा बनाता हूँ और ऐसा ऐसा कर देता हूँ। लोग अपना होमवर्क पूरा नहीं कर पाते, है ना। कंपनी खड़ी कर रहे। तो कुछ भी काम करने के लिए लगन से लगना पड़ता है, हिसाब किताब भागना पड़ता है, दोस्तों से बचना पड़ता है, इधर उधर से टाइम निकालना पड़ता है ना। और अपने आप को स्वस्थ रखना पड़ता है। ठीक है, तो आज का वक्त बीत गया। आप बताइए होमवर्क में क्या करना चाहते हैं। 2 डीबीपी बोलना चाह रहे हैं। एक डीपीपी और दूसरा काम पार्ट 4 है, और पार्ट 1 में से 3 में से 1 ले लो ना, कुछ 1 ले लो। क्या डायपोल के तो करना ही नहीं है ना, कुछ अभी दिया नहीं, डायपोल वाला नहीं करना है। ठीक है, माइनस स्टेशन 3.3, ये तीनों क्वेश्चन के आंसर आपको
ठीक है। कर लेना, ठीक है। तो भी कोई बात नहीं, आई विल कम बैक। ठीक है, आई विल मेक श्योर कि ज्यादा दिन आप लोगों को परेशान नहीं होना पड़े। ठीक है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू फॉर योर एग्जाम। कीप प्रैक्टिसिंग, कीप सॉल्विंग। अपने अपने डाउट जरूर पूछ लेना, सर कोई भी डाउट सब लोग सॉल्व करेंगे। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। हाँ सर, गुड इवनिंग बोल रहे हो। चलिए ठीक है, फिर बाय बाय, ऑल द बेस्ट।